नमस्कार दोस्तों अभी हम इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उनका आयोग जो है बदल गया है। अब जो है एसएससी का एग्ज़ाम बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग, सिलेबस वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है थोड़ा उसका अलग होता है। जैसे ऑप्शन 3 नंबर में डालता है बीपीएससी इनमें से एक से अधिक, और 4 में डालता है इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप से मतलब बीपीएससी एग्जाम जो ले रहा है तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अभी जो आपको हम यह सेट डिस्कस करेंगे या मतलब पहले वाला जो आयोग था बीपीएसएससी, उनके आयोग के मतलब उन आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था तो उसके आधार पर यह सेट बना हुआ है। मार्केट में नया सेट आएगा तो आपको हम उस सेट के हिसाब से आपको हम डिस्कस करवाएंगे। अभी तब तक इसी सेट के हिसाब से मतलब देखते हैं कि किस किस हिसाब से प्रश्न इस सेट में आया है। टोटल प्रश्न का डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया है यह आपको मॉडल सेट नंबर दोस्तों 9 है। 8 तक जो है ना वीडियो 8 तक जो है डिस्कस करके चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है समान अध्ययन से टोटल दोस्तों 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बिहार एसएससी के एग्जाम में, जिसमें से प्रथम प्रश्न पूछ रहा है कि दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। दक्कन का पठार जो है कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों तक। आपको जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर टाइप कर सकते हैं या कॉपी पे लिख करके बाद में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि हमको इतना मतलब टोटल में इतना सही हुआ है। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरण आदायानी का अर्थ क्या होता है। अंतरण आदायानी का अर्थ क्या होता है। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वृद्धा पेंशन, वृद्धा अवस्था का पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा आदायानी। अंतरण आदायानी का क्या अर्थ होता है। वृद्धा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा अदायगी। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी का दर है भारत में। अगला प्रश्न है कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है। उस जोत को क्या कहते हैं जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध करवाती है, यानी एक बार उसको खेती आप कम से कम कर सकते हैं। जीविका मतलब यही हुआ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं। अगला प्रश्न वो है दोस्तों छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो पहला है वित्त आयोग को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है और चुनाव आयोग को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए, यानी कोई भी भारत के राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको जीतने के लिए कितना % मत का आवश्यकता है। तो 50% से एक अधिक, कम से कम जो है उसको डाले गए मत का 50% से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत अगर उसको मिल जाता है तो वह राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं। 50% से अधिक वोट चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। सही उत्तर हो जाएगा आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी।
पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न है कि 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जेड.ए. भुट्टो। जेड.ए. भुट्टो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उस टाइम पे भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जेड.ए. भुट्टो। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तब अवध का नवाब कौन था? उस टाइम पर अवध का नवाब कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह। जब 1856 में जब जो है 1856 में जो है अवध पर डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तो उस टाइम पर अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हल्दी घाटी के लड़ाई में। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? हल्दी घाटी की लड़ाई में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि जून के महीने में मानसून का फटना क्या कहलाता है या क्या लाता है? जून के महीने में मानसून का फटना क्या लाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल और तमिलनाडु के तट में। केरल और तमिलनाडु के तट में। इसमें थोड़ा जो है क्वेश्चन कट गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। हिमालय में 3600 मीटर ऊपर से एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। सही उत्तर हो जाएगा अल्पाइन घास का मैदान। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है किसके संस्थापक है? स्वराज पार्टी के। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1923 में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1839 में। शायद 1839 है कि 1939 है, भूल रहे हैं, 1939 होगा। अगला प्रश्न है कि एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर। एल नीनो कहाँ पर प्रकट होता है? प्रशांत महासागर के ऊपर। अगला प्रश्न है पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। पुस्तक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है किसकी जीवनी पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मनोहर पारिकर। पुस्तक जो है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है दोस्तों किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म से। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको काशीपुर में। कहाँ पे शुरू किया गया दोस्तों? काशीपुर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि दो समुद्रों को जोड़ने वाले एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? दो समुद्रों को जोड़ने वाले एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट। सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? कौन जो है आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? सही हो जाएगा आपको राम प्रसाद गोयनका। कौन जो है आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? राम प्रसाद गोयनका। अगला प्रश्न है कि रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया है? रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको साइरस
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साइरस मिस्त्री। अगला प्रश्न है कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का क्या नाम है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का क्या नाम है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया था? शाहजहां कितने पुत्र थे दोस्तों? 4 पुत्रों में से किसने जो है अर्थवेद का अनुवाद करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको दारा शिकोह। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दारा शिकोह। अगला उत्तर है मानसरोवर झील कहाँ पर है दोस्तों? चीन में। मानसरोवर झील कहाँ पर है दोस्तों? चीन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है। अच्छा, भारत में जब पूछेगा सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि नो जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखा? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनोद राय। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनोद राय। अगला प्रश्न है कि बोध गया के स्मारकों में नहीं है। बोध गया के स्मारक में क्या नहीं है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हरिश्चंद्र मंदिर। बोध गया के स्मारक में हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोवा जो है संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। सही उत्तर हो जाएगा आपको मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए असम। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? असम। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? निम्नलिखित में कौन सा गलत है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल। तो सहरसा जो है दरभंगा प्रमंडल के अंदर नहीं आते हैं दोस्तों। सहरसा और सुपौल जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोसी प्रमंडल में दोस्तों 3 जिला है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? झारखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध के बाद भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 250 तक। अधिक से अधिक 250 हो सकता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां पर हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां पर हुआ दोस्तों? पटना में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां पर हुआ? पटना में। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? संविधान के 8वीं भाषा में कौन सा भाषा जो है सूचीबद्ध नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? और योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको लीला सेठ। सही उत्तर हो जाएगा लीला सेठ। अगला प्रश्न है कि
बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 16। अगला प्रश्न है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? किस नगर का विस्तृत विवरण जो है अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र यानी पटना का। अगला प्रश्न है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में। कहाँ पे दोस्तों? बोध गया में जो है पीपल वृक्ष के नीचे सत्य की खोज में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? सही उत्तर हो जाएगा यकृत को। अत्यधिक मद्यपान यानी शराब पीने से मानव शरीर का यकृत जो है को क्षति पहुंचती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित है तो पटना और गया में। पटना और गया में। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? भारत के किस राज्य में राजीव गांधी का जो है मानव बम हमले से हत्या हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपको समान विज्ञान और गणित के सेक्शन से होगा। समान विज्ञान और गणित के सेक्शन से नेक्स्ट प्रश्न है। तो चलिए साइंस का पहला प्रश्न है। साइंस का पहला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामेसियम भी एक कोशिकीय जीव है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पैरामेसियम जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है। पैरामेसियम एक कोशिकीय जीव है। बोल रहा है 10 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा यह निकालना पड़ेगा आपको। अभी बताते हैं दोस्तों यह प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो 1 मोल है जैसे H2O का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? सॉरी जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H कितना ग्राम है दोस्तों? 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम हो गया? ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 दूना 16 ग्राम। तो 16 दो कितना हो गया? 18। यानी 1 मोल जो है जल में जो है 18 ग्राम जो है 18 ग्राम, यानी 1 मोल जल का द्रव्यमान जो है 18 ग्राम है। तो इसीलिए 10 मोल जल का ग्राम क्या हो जाएगा? 18 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। 180 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 180। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी प्रतिरोध की तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध जो है लंबाई का समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब होगा कि प्रतिरोध के तार के लंबाई को जब बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? कौन सा कथन जो दोस्तों सही है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, यह कथन सही है। कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, यह कथन क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न है कि पौधे के नरम हिस्से में से उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिकीय स्थान के साथ अनिर्दिष्टित जीवित कोशिकाओं का बना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो नरम हिस्से जब ये रहेगा दोस्तों, नरम हिस्सा जब ये रहेगा तो नरम हिस्सा में क्या रहता है? पेरेन्काइमा रहता है। पौधे के नरम हिस्सा में कहाँ क्या रहता है दोस्तों? पेरेन्काइमा रहता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको ह्यूमस के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमस के लिए।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। कौन जो है अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोरॉन जो है अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। कौन सा जो विजातीय मिश्रण है। निलंबन जो है एक प्रकार का विजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन का निकालना, रिड्यूस होना, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अपचयन बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोला जाता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसी तत्व के उच्च सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं दोस्तों, अणु कहते हैं। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी जिसके अंदर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या हो जाता है दोस्तों, अवशोषण हो जाता है, उसी को बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ध्वनि यानी स्वर मान पिच को कौन निर्धारित करता है। स्वर मान यानी पिच को कौन निर्धारित करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति। सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है पिच को क्या करता है, निर्धारित करता है। इधर एक प्रश्न छूट गया है, उसको ले लेते हैं। बोल रहा है 67 नंबर कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतलन करता है। तो किसी द्रव को किस प्रकार से शीतलन करता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमांक के नीचे। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमांक के नीचे। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की वस्तु की गति विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगा। तो वस्तु की गति की जब विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा दोस्तों, वस्तु क्या होगा, वस्तु की गति क्या होगा दोस्तों, कम होगा। वस्तु की गति क्या होगा, कम होगा। अगला प्रश्न है कि बरायोफाइट को पराया उभयचर पादप कहा जाता है। बरायोफाइट को पराया उभयचर पादप कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको 69 का 2 नंबर। 69 का 2 नंबर। वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का लाल रंग नारंगी और पीला किसके कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको कैरोटीनॉइड के कारण। कैरोटीनॉइड के कारण पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। कौन सा पादप जो है कीटभक्षी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको कष्टुटा जो कीटभक्षी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस ग्रह को सांझ का तारा यानी संध्या का तारा कहा जाता है। शुक्र को जो है सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है, बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का क्या नाम है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का क्या नाम है, यूरेनस। अगला प्रश्न है कि ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है। तो ठोस में जो है या तो अनुदैर्घ्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग दोनों जो है संचरण करता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, मॉडेम के सहायता से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।